लेकिन जनाब तकरीबन 1.5 अरब आबादी जो है सब कॉन्टिनेंट की, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, और अगर पूरे सार्क कंट्रीज को आप शामिल कर लें तो ये तकरीबन 2.25 अरब आबादी बनती है। तो 2.25 अरब आबादी के लिए खुशखबरी ये है कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग नहीं हो रही सरेदस्त। हो सकता है कल दोबारा मोदी साहब का दिमाग फिर जाए और वो फिर ऐलान कर देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर हम चढ़ दौड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये जब तक वो ऐलान नहीं करते उस वक्त तक तो ये जंग टल चुकी है। और अब सब जो है इत्मीनान का सांस ले रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे बाकायदा एटमी जंग शुरू होने वाली थी, और अगर ये एटमी जंग शुरू हो जाते तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि सब कॉन्टिनेंट की क्या सूरत हाल होती। ये एक तनूर बन जाता जिसके अंदर लोग बारबेक्यू हो जाते, और ये जो बारबेक्यू होने वाले लोग थे ये लाखों में ना होते, करोड़ों की तादाद में होते, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भरपूर हमला होना था और पाकिस्तान ने अपना कोई हथियार अपने मोर्चे के अंदर या अपने सेफ हाउस में नहीं रखना था। पाकिस्तान ने उसको चला देना था, क्योंकि पाकिस्तान की जब बका का मसला हो तो फिर पाकिस्तान ने पीछे नहीं हटना। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो उसके दरमियान अगर मामला सेटल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए खुशखबरी है कि इंडिया और पाकिस्तान की फौजें जो हैं पीछे हटना शुरू हो गई हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि सिर्फ पाकिस्तान की फौजें पीछे हटी हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के जो दस्ते थे वो अभी मूव ही नहीं हो सके थे, वो सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे थे, और उनकी फौज जो थी वो बॉर्डर्स पे पहुंची नहीं थी, जबकि हमारी फौज बॉर्डर पे मुकम्मल तौर पे तैयारी करके वहां पे खड़ी हो गई थी और इंतजार कर रही थी कि इंडियंस आए ताकि उनका मुकाबला किया जा सके। तो दो सिग्नल्स हैं जो ये साबित करते हैं कि अब जंग जो है वो टल चुकी है। पहला सिग्नल पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान का सिग्नल आपको मैं दे देता हूं, और लेकिन ये सिग्नल जो है इंडियन सिग्नल के बाद दिया गया है। अब अगर आप कहते हैं तो इंडियन सिग्नल पहले बता देता हूं, और अगर आप ये कहते हैं तो पाकिस्तानी सिग्नल आपके सामने रख देता हूं। तो क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है आप चाहते हैं कि इंडियन सिग्नल जो है वो पहले बताया जाए। देखिए, एक दरिया तवी है, और जो दरिया तवी है ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, और ये छम सेक्टर है, फिर बिम्बर सेक्टर है, अगर आप इस साइड पे, फिर आप सियालकोट है। तो अगर आप सियालकोट के इलाके को देखें और आगे आप LOC के साथ चलते जाएं तो आपको दरिया तवी जो है वो आपको हर जगह चलता हुआ नजर आता है। और ये जो दरिया तवी है आधा पाकिस्तान के अंदर है और आधा इंडिया के अंदर है। लिहाजा अब अगर इंडियन ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना हो तो फिर इस दरिया के अंदर पानी नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर पानी होगा तो ना आप वहां से टैंक्स ला सकते हैं, ना आप वहां से ट्रूप्स ला सकते हैं इस साइड पे, ना ही आप वहां से मशीन गनें ला सकते हैं, ना ही आप तोपें ला सकते हैं। तो तोप लाने के लिए, आपको टैंक लाने के लिए, आपको अपने ट्रूप्स एक्टिव करने के लिए एक खुश्क ज़मीन चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता कि आपके रास्ते में दरिया हो और आप बड़ी आसानी से उसे पार करके दुश्मन के इलाके में चले जाएं। तो दरिया तवी जो है वो मेन किरदार अदा करता है इस सारे मामले में। अगर जंग होनी हो तो इंडिया फौरी तौर पर उसका पानी बंद करके उसको बिल्कुल ड्राई कर देता है, और फिर उसके ऊपर से गुजर के वो पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होने की कोशिश करता है। गो आज तक ये वाकया पेश नहीं है, 1965 में हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी उस साइड पे गए थे पहले, और उस साइड से इंडियन इस साइड पे नहीं आ सके थे। ये एक हकीकत है। 1971 में भी पाकिस्तान के ट्रूप्स ही दूसरी साइड पे गए थे, इंडियंस की तरफ से यहां पे लोग नहीं पहुंच सके थे। तो रिवर तवी जो है वो एक मेन किरदार अदा करता है। कल रात इंडिया ने उसके अंदर पानी छोड़ दिया। जब ये पानी छोड़ा गया तो उसके अंदर ज़ाहिर पानी की मिकदार बढ़ गई, और इतनी ज़्यादा मिकदार बढ़ी है कि अब ट्रूप्स का इंडिया से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने का इम्कान सिफर हो गया। तो जब ये पानी आया और उसके बाद ये महसूस हुआ कि अब ज़ाहिर है इंडिया तो इस साइड पे नहीं आ सकेगा, और अगर इसने वाकई LOC से इस साइड से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना था या अटैक करना था तो ये कभी पानी ना छोड़ता। तो इंडिया की तरफ से जो दरिया तवी के अंदर पानी आना है उसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है अब अपना इरादा तब्दील कर रहा है, या उसने तब्दील कर दिया। तो उससे फिर पाकिस्तान को महसूस हुआ कि ये सिग्नल पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव सिग्नल को पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो पाकिस्तान ने फिर इसको पॉजिटिव ले लिया। दूसरा, अब झेलम के अंदर भी पानी ज़ाहिर है इंडिया ने ज़ाहिर बढ़ा दिया है, बल्कि पानी छोड़ दिया था, और उड़ी का जो डैम था उससे पानी मुसलसल आ रहा है, और इसी वजह से मुजफ्फराबाद और बाकी सब जो इलाके हैं जो झेलम से, दरिया झेलम से रिलेटेड हैं, उसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो अब चनाब रिवर के अंदर भी पानी आ गया। तो इंडिया की तरफ से एक तोहफा पाकिस्तान को एक और मिल गया है कि उन्होंने झेलम के साथ साथ चनाब के अंदर भी पानी दाखिल कर दिया है, शामिल कर दिया है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो पानी की मिकदार है वो बड़ी बेहतर हो गई है, और पाकिस्तान को ये तोहफा भी इंडिया की तरफ से मिला। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए,
और उनको ये कहना चाहिए, उनसे बल्कि मुतालबा करना चाहिए, उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए कि आप हर साल 6 महीने के बाद पाकिस्तान के साथ इसी तरह थ्रेट क्रिएट किया करें ताकि आपकी तरफ से पानी छोड़ा जाए और पाकिस्तान को उसका फायदा हो और हम फसलें जो हैं वो बो सकें। बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि जब फसलों का टाइम हो तो आप उस वक्त पानी छोड़ें ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा हो और पाकिस्तान ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा कर सके। तो रिवर चनाब के अंदर पानी आ गया, दरिया तवी के अंदर पानी आ गया, और दरिया तवी के अंदर पानी का मतलब यह है कि इंडिया जो है उसने अपना इरादा तब्दील कर लिया है, या अब 50% जो है वो पीछे हट गया। और इसके साथ साथ इंडियन ट्रूप्स क्योंकि LOC तक नहीं पहुंच सके थे, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर उन्होंने जंग करनी होती या वाकई उनकी फौज कमिटेड होती तो डेफिनेटली उनके ट्रूप्स ने आगे बढ़ना था, लेकिन उनके ट्रूप्स जो हैं वो अभी तक LOC तक नहीं पहुंच सके। कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे उन्होंने गांव खाली करवाए थे, जहां पे उन्होंने फसलें उठवाई थी, लेकिन वहां से भी फौज अब थोड़ी थोड़ी पीछे हटनी शुरू हो गई। और दूसरा जो पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल है वो ये है कि हमारे जो स्ट्राइकिंग ट्रूप्स हैं, यानी जारे जो ट्रूप्स हैं, वो ट्रूप्स जिन्होंने स्ट्राइक करनी होती है, उसको हमारी आर्मी चीफ ने या अफवाज पाकिस्तान ने या रियासत पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर अंदर तैयार होने का हुक्म दिया था और वो तैयार हो गए थे। उनको ये बताया गया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने बॉर्डर पे पहुंचना है। तो वो मुकम्मल तौर पे अपनी मशीनों के साथ, अपने असलहे के साथ तैयार होकर बैठे हुए थे, जूते पहन के, जिसको कहते हैं ना तैयारी कर लेनी मुकम्मल तौर पे, और यूनिफॉर्म के अंदर तैयारी कर लेने, खाना बांध लेना, अपना सामान बांध लेना। तो वो सारे ट्रूप्स से इस तरह अपना सामान बांध के तैयार बैठे थे। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो दिफाई ट्रूप्स होते हैं, जो डिफेंसिव ट्रूप्स होते हैं, वो बॉर्डर पे होते हैं, और LOC के ऊपर क्योंकि हमारे जो ट्रूप्स हैं कश्मीर में वो भी डिप्लॉयड होते हैं, और डिफेंस जो होता है वो भी अलर्ट होता है। लेकिन जो स्ट्राइकिंग ट्रूप्स होते हैं वो बॉर्डर पे नहीं होते हमेशा, वो हमेशा बॉर्डर से पीछे होते हैं, और उन्हें फौरी तौर पर मूव करके आगे भेजना होता है कि अब आपने स्ट्राइक करनी है। तो कभी भी कोई भी फौज स्ट्राइकिंग ट्रूप्स जो है उनको बॉर्डर के ऊपर नहीं लेके आती, सिर्फ उस वक्त लेके आती है जब जंग करनी हो। तो हमारे जो स्ट्राइकिंग ट्रूप्स थे वो बिल्कुल तैयार थे। मंगला कल भी वहां पे एक्सरसाइज हुई और वो बॉर्डर पे जाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार बैठे हुए थे। लेकिन अब उनको ऑर्डर किया गया है कि आप इजी हो जाएं, तो एक स्टेप पीछे कर दिया गया उनको, कि अब उनको बताया गया कि 24 घंटे में आपकी मूवमेंट नहीं है, लिहाजा आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो अब वो रिलैक्स मूड में चले गए हैं। उन्होंने अपने हथियार उतार दिए हैं, अपने बूट उतार दिए हैं, अपनी यूनिफॉर्म तब्दील कर ली है और थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं। अब उन्होंने नींद भी पूरी करनी शुरू कर दी है, खाना भी खाना, ये जो वैसे ज़ाहिर जंग के हालात में तो आप खाना जो होता है वो इस तरह नहीं खा सकते कि मैसों के अंदर खाना खाएं आप। फिर तो आपको खुश्क राशन तैयार करके तो आपने दौड़ना होता है बॉर्डर की तरफ। तो एक स्टेप उनको पीछे कर दिया गया। तो ये एक खुशाइन चीज़ है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो भी थोड़ा सा स्टेप बैक हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चल गया है कि इंडिया फौरी तौर पे इस टाइप की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता कि जिसमें फुल फ्लैज जंग हो और पूरी फ़ौज को उसके अंदर एक्टिव करना हो। तो ये एक चीज़ है। तो लिहाजा इसको कहा जा सकता है कि फ़ौजें जो हैं वो पीछे हटना शुरू हो गई हैं। स्ट्राइकिंग फोर्स जो हमारी है, जो स्ट्राइकिंग ट्रूप्स हैं, उनको थोड़ा सा इजी कर दिया गया, एक स्टेप पीछे किया गया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये मुकम्मल तौर पे इजी हो गए और इनको रिएक्टिव नहीं किया जा सकता। विसल बजेगी तो ये फौरी तौर पर रिएक्टिव हो जाएंगे और फिर इनके पास 24 घंटे का टाइम होगा और 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने बॉर्डर पे पहुंचना होगा और इन्होंने स्ट्राइक करनी होगी। लेकिन एक स्टेप जो है वो पीछे हटा है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप खड़े हो या आपको खड़ा होने का हुक्म दिया जाए कि आप दीवार के साथ खड़े हो जाएं और आप वहां पे तैयार होकर खड़े हो जाएं, और फिर आपसे कहा जाए कि ठीक है अब थोड़ा सा इजी हो जाए, अब आप बैठ भी सकते हैं, और आप बैठ जाएं। लेकिन बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप फौरी तौर पर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन एक स्टेप जाहिर है पीछे हटें। तो इंडिया की तरफ से दरिया तवी के अंदर पानी छोड़ना, उसका मतलब ये था कि ठीक है जी, आप कोई मसला नहीं, हम इजी हैं। और उनकी फ़ौज का LOC पे ना पहुंचना, वहाँ पे एक्सरसाइज ना करना, इसका ये मतलब हुआ कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइकिंग ट्रूप्स जो हैं उनको ईजी कर देना, इसका मतलब ये हुआ कि अब फ़ौजें थोड़ी थोड़ी पीछे हटना शुरू हो गई। इसके साथ साथ ये एक चीज़ और याद रखिएगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने फौरी तौर पे जो स्ट्राइकिंग ट्रूप्स हैं उनको एक्टिव किया हो। तो ये पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि फ़ौरन 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जो रिजर्व फोर्स है अपनी उसको एक्टिव कर लिया और वो तैयार हो गए। और इसके साथ साथ जब भी जंगी मशकें होती तो गर्मी में नहीं की जाती, हमेशा सर्दियों के महीनों में होती है। तो पहली मरतबा ये हुआ है कि मई के महीने में गर्मी में हमने अपनी अफवाज को एक्टिव किया और उनकी मशकें करवाएं।
और ये भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि ये भी अगर होना चाहे तो हो सकता है। और इस तरह फिर हमने लिहाजा ये दो चीज़ें नई आई हैं पाकिस्तानी फ़ौज में कि गर्मियों के अंदर इन्होंने एक्सरसाइज की और बड़ी ज़बरदस्त और सक्सेसफुल की है, जिससे ज़ाहिर है एक नई तारीख बनी है पाकिस्तान के अंदर। और साथ साथ ऐसा नहीं हुआ कि फ़ौरन एक्टिव किया हो और फौरी तौर पे एक्टिव हो के उन्होंने कहा जी बॉर्डर कहाँ है, दुश्मन कहाँ है, ज़रा बताएं, हम इनके साथ निपट के आते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपके सामने रखनी थी। इसके साथ साथ अखनौर का जो इलाका है वहाँ पे भी दरिया चनाब के अंदर पानी आ गया हुआ है और पानी की जो सतह है वो मसलसल बुलंद होती जा रही है। इसका पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक्स टू इंडिया, आपका शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी। आप इसी तरह मेहरबानियाँ करते रहें ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सके, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर बेहतर हो सके। ये आपके तावन से ही हो सकेगा, अब तो यही हो सकता है। लेकिन ये याद रखें कि पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे के ऊपर पीछे हटने से इनकार कर दिया। ये आगे भी जाएगा, यानी कि इसको कुछ भी करना पड़ा तो अपना पानी सरेंडर नहीं करेगा, अपना पानी आपको पीने नहीं देगा कि आप इसका पानी डकार लें, ये नहीं होगा। पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हट रहा। और इसके साथ साथ जो डिफेंसिव हमारे सोल्जर्स हैं वो अलर्ट हैं, वो हाई अलर्ट हैं, वो डिफेंसिव यानी जिन्होंने डिफेंस करना है वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे। फिर जो कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर पे यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारे ट्रूप्स हैं वो हाई अलर्ट हैं, वो भी डिप्लॉयड हैं। वो तो ज़ाहिर है वो तो आँख भी नहीं झपक रहे। तो जो फौजें दो किस्म की फौजें जो वो हाई अलर्ट है, लेकिन स्ट्राइकिंग फोर्स जो वो थोड़ी सी पीछे हट रही है। इसके साथ साथ आज कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई और कोर कमांडर की जो मीटिंग है उसके अंदर कुछ चीज़ें फैसला हुआ। एक फैसला ये हुआ कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान जो है वो फैसला कुन जवाब देगा। तो आज भी आर्मी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया जनाब कि हम पीछे पूछे कोई नहीं हटेंगे और हमारी तरफ से फैसला कुन जवाब होगा अगर आपने हमारे साथ छेड़छाड़ की। पहलगाम का जो वाक़या है उसकी भी तफसील के साथ वहाँ डिस्कस हुआ कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश थी, पाकिस्तान की जो इकॉनमी बेहतर हो रही है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया गया। फिर ये भी हुआ कि ये एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान इस किस्म की साजिशों का मुकाबला करता रहेगा और पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बना के पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत नहीं की जा सकती। तो बड़ी तफसील के साथ कोर कमांडर्स ने इसको भी डिस्कस किया और आखिर में ये फैसला किया कि जनाब हमारे ऊपर अगर जंग मुसल्लत हुई तो हमारा जो जवाब है वो बड़ा ठोक के होगा, बड़ा ठोस होगा और खौफनाक होगा और उस जवाब में कोई कमी नहीं रहेगी। अब हम आते हैं छोटी छोटी खबरों की तरफ। एक तो पाकिस्तान के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनके भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स और यूट्यूब अकाउंट्स इंडिया ने बंद कर दिए है। अब हानिया आमर है उसका अकाउंट बंद हो गया, अली जफ़र का बंद हो गया है, फिर सजल अली है उसका बंद हो गया है, सनम सईद का हो गया है, माया अली का हो गया है, इकरा अजीज़ का हो गया है, और भी कुछ लोग हैं जिसके अंदर गुलकार भी शामिल हैं, अदाकार भी शामिल हैं, सदाकार भी शामिल हैं, जो टिक टॉकर हैं वो भी शामिल हैं। तो ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी है वो अपनी खिफत मटाने के लिए अब जो हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी साहब इन बेचारों को क्या कसूर है, जंग लड़नी है तो हमसे लड़ें या फौज से लड़ें। अदाकारों का क्या कसूर है कि आप अपना गुस्सा जो है उनके ऊपर निकाल रहे हैं। लेकिन जब ज़ाहिर है कन्फ्यूज़ होती है कोई कौम तो फिर वो इसी तरह करती है कि वो लड़ना शुरू कर देती है। इसी तरह अन्नेवाज़ जिसको पंजाबी में कहते हैं वो फिर इस टाइप की हरकतें करनी शुरू कर देती हैं। तो ये एक छोटी हरकत है जो इंडिया की तरफ से की जा रही है। इसके साथ साथ जो सिखों ने आज एक मार्च किया लंदन के अंदर और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानी माज़रत चाहता हूँ भारतीय परचम उठाया हुआ था और साथ साथ पाकिस्तानी परचम उठाया था पाकिस्तान से इज़हार मोहब्बत के लिए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। पाकिस्तान का परचम उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था और जो इंडियन परचम है उसके ऊपर मोदी की तस्वीर बना के उसको सड़क के ऊपर घसीट रहे थे। तो सिख जो हैं वो मोदी का जो मुर्दा है इस तरह रोल रहे हैं लंदन की सड़कों के ऊपर। तो पाकिस्तान का जो हाई कमीशन था उसका तो जाहिर है मुहासरा किया था, इंडिया ने कोशिश की थी और वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने मत मार के रख दी थी, उनको वापस भिजवा दिया था, भगा दिया था। तो अब सिख सामने आ गए हैं और सिखों ने मोदी के साथ जो कुछ करना शुरू किया लंदन की सड़कों पे वो आपके सामने ही है। और अगर आप उसकी तफसील भी देखना चाहें तो आप सोशल मीडिया पर देखें। और उसके बाद मोदी साहब को चाहिए कि वो कानों को हाथ लगा के सिखों से माफ़ी मांगें। ये तो इनके अपने थे, अपनों ने ही अब बिजलियां गिरानी शुरू कर दी हैं मोदी साहब के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर से भी पाकिस्तान की मोहब्बत और इंडिया की नफरत जन्म ले रही है और ज़्यादा खौफनाक तरीके से ले रही है, जो ज़ाहिर है नुकसानदेह है इंडिया के लिए। तो हमें तो इंडिया से और अब मोदी साहब से भी हमदर्दी है कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है।
इसके साथ साथ इंडिया ने आईएमएफ से मुतालबा कर दिया है कि जी आप पाकिस्तान का जो कर्जा है उसे रीशेड्यूल ना करें या रीशेड्यूल कर दें या उसके ऊपर जो थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, पाकिस्तान को फेवर ना करें। तो इंडिया अब आईएमएफ से उम्मीदें लगा के बैठ गया है कि जब आईएमएफ जो है वो कर्ज नहीं देगा पाकिस्तान को तो फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और इसका इंडिया को फ़ायदा होगा। मेरा ख्याल है ये वो काम है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले किया करती थी कि आईएमएफ को खत लिख देती थी, आईएमएफ से उम्मीदें लगा लेती थी। तो नरेंद्र मोदी साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए। तो इन्होंने भी वही काम करना शुरू कर दिया जो कभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करती थी। तो मेरा बल्कि मोदी साहब को एक मशवरा है कि अगर आपने ये काम करना हो तो आप तैमूर झगड़ा साहब से रब्ता करें। वो ज़ाहिर है आईएमएफ को ख़त लिखने के एक्सपर्ट हैं, आईएमएफ से रिक्वेस्ट करने के भी एक्सपर्ट हैं। वो आईएमएफ से दरख्वास्त भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट को आप कर्जा ना दें। और अगर मज़ीद अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आप एक शौकत साहब नाम के एक बंदे थे जो हमारे वज़ीर ख़जाना होते थे और वो भी टेलीफोन किया करते थे अगर आपको याद हो, और फ़ोन करके जो सूबाई वज़ीर ख़जाना थे, वज़राए ख़जाना थे, उनको कहा करते थे कि आप आईएमएफ को ये ख़त लिख दें कि कर्जा ना दें इसको, पाकिस्तान को, ये गवर्नमेंट को, क्योंकि ये कर्जा वापस नहीं करेंगे और अगर आपने दिया और हमारी गवर्नमेंट आ गई तो फिर तो हमने आपको नहीं छोड़ना और ना हमने कर्जा वापस करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे साबिक़ वज़ीर ख़जाना जो उनकी मदद लें और इसके साथ साथ जो सूबाई वज़ीर ख़जाना है, वज़राए ख़जाना है साबिक़, उनसे रब्ता करके उनकी मदद ले। हो सकता है कि वो मोदी साहब की मदद कर सकेंगे, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसकी एक्सपर्ट है, वैसे काम नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान, मेरी इत्तला ये है कि इसके लिए राज़ी है। पाकिस्तान कहता है ठीक है आप यूएन का कमीशन बना लें, लेकिन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इंडिया अपने दोस्त मुल्कों को ले आए और वो पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्ट बना दें। तो एक ऐसा कमीशन बनाना चाहिए जो यूएन बनाए, जिसके अंदर इम्पार्शल लोग हों, इम्पार्शल मुल्क हों, और वो अगर इसके ऊपर तहकीकात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। तो पाकिस्तान उसके ऊपर रजामंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया की मर्ज़ी के लोग उसके अंदर आ जाएंगे और वही एक फिर तहकीकात करेंगे। तो एक न्यूट्रल अगर तहकीकात करने का कमीशन बनता है यूएन का तो पाकिस्तान की तरफ से उसको सपोर्ट की जाएगी। इसके साथ साथ यूएन सिक्योरिटी कौंसिल ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का फ़ैसला किया है और नेशनल सिक्योरिटी जो है, सलामती कौंसिल जो है उसके 15 मेंबर्स होते हैं और इस वक्त कैमरून के एक साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट है सलामती कौंसिल के। तो वहाँ पे भी एक इजलास बुलाने का फ़ैसला कर लिया गया है ताकि वहाँ पे बहस हो सके कि इंडिया का क्या कसूर है, पाकिस्तान का क्या कसूर है। और अगर ये हो जाता है इजलास तो पाकिस्तान ठोक बजा के वहाँ पे बात करेगा और हमारे बिहाफ पे चाइना भी बहुत एक्टिवली रोल अदा करेगा। बल्कि इस वक्त कुछ मुल्क हैं जो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका इटसेल्फ, उसने भी आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। इंडिया का मौक़िफ़ उसने नहीं पाया किया फर्स्ट टाइम, तो हमेशा अमेरिकन इंडियन के साथ मिल जाते थे। इस मरतबा क्योंकि इंडियन ने ब्लफ बहुत ज़्यादा किया तो अमेरिका उनके साथ नहीं खड़ा हो गया। टर्की वो फुल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और सऊदी अरेबिया के सफ़ीर से भी आज प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में सऊदी अरेबिया ने भी बहुत पॉजिटिव किरदार अदा करने का ऐलान किया है और सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और इंडिया के अंदर भी सऊदी सफ़ीर जो वो एक्टिव हैं और वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी निगोशिएट कर रहे हैं। चाइना का किरदार इसके अंदर हैरान कुन हद तक बहुत फ्रेंडली था। इससे पहले भी फ्रेंडली होता है चाइना, लेकिन इस बार आउट ऑफ द वे गया है और उसने हर किस्म का डिफेंस में पाकिस्तान की मदद करने का ऐलान भी किया, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है और इस गिविंग सूरत हाल में पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ साथ जनाब ISPR के साथ भी एक वारदात हो गई है और ये वारदात ये हुई कि इंडिया ने ISPR का अकाउंट भी इंडिया में बंद कर दिया। तो मोदी सरकार ने जो एक पहले एक अकाउंट था ISPR का, उससे पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें जो थी वो इंडियन मीडिया को मिल रही थी, साथ साथ इंडियन फौज को मिल रही थी, इंडियन गवर्नमेंट को मिल रही थी। तो मोदी ने ये महसूस किया कि इससे एक जो बयानिया पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, तो इमीडिएटली फिर उन्होंने ISPR का अकाउंट भी बंद कर दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया किस हद तक इंफॉर्मेशन का ब्लैकआउट करता चला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी इदारों के पास बहुत सारे मीडियम्स हैं और उन मीडियम को पाकिस्तान ठीक इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर मोदी साहब अपना व्हाट्सएप खोल के देखेंगे तो उनको पाकिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप पे मिलेगी। आप पाकिस्तान का कमाल देखें कि जो नरेंद्र मोदी का व्हाट्सएप है वो भी पाकिस्तान के पास है और वो इतना ज़्यादा है कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन की बम्बार्टमेंट हो रही है। वो नहीं बल्कि सारी कैबिनेट जो इंडियन गवर्नमेंट की है इस वक्त, उन सब के व्हाट्सएप जो है वो पाकिस्तानी इदारों के पास हैं
और वहां पे रेगुलर इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान की है कि हम तैयार हैं, फिक्र ना करो, तुम देखो करते क्या है, वो जा रही है। तो या तो मोदी को या उनकी कैबिनेट को या फिर उनकी अफवाज के सरबराहों को अपने व्हाट्सएप चेंज करने पड़ेंगे या फिर अपने फ़ोन स्विच ऑफ करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी वो नया फ़ोन लेंगे या नया अकाउंट खोलेंगे तो फिर भी बम्बार्टमेंट तो पाकिस्तान की तरफ से होगी। तो पाकिस्तान ने, मैं दोबारा ये कहता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं उसके अंदर कमाल ही कर दिया और इंडिया उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा, आने वाले दिनों में भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अगर मुकाबला कर पाता तो इस तरह यूट्यूबर्स के अकाउंट्स बंद ना होते, साथ साथ एक्ट्रेसेस और एक्टरों के अकाउंट्स बंद ना होते, म्यूजिशियंस के अकाउंट बंद ना होते और आईएसपीआर का अकाउंट बंद ना होता। तो ये हार है जो इंडिया ने बिलाखर ये एक्ट करके तस्लीम कर लिया कि जनाब हम ना हार गए और आप लोग जीत गए, और इसका ज़ाहिर है पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी पाकिस्तान को फ़ायदे होंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे सारे इदारे जो हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ट्रेंड कर दिया। जब हम इंटरनल जंग लड़ते हैं तो उसके बाद एक ट्रेनिंग हो जाती है। आपको पता है जो बॉक्सर होते हैं, बड़े बॉक्सर, तो वो कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? वो बचपन से गलियों के अंदर प्रैक्टिस शुरू करते हैं, कुसुनो मुखी होते हैं एक दूसरे के साथ, और वो जो कुसुनो मुखी होते हैं आहिस्ता 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 उसको एक बड़ा बॉक्सर बना देते हैं। ये प्रैक्टिस होती है। तो पाकिस्तानी जो है ना वो लड़ने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, लड़ाई इनको आती है और कहीं ना हो तो घर के अंदर बर्तन तोड़ के लड़ लेते हैं। तो इस चीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इसमें एक्सपर्ट है, लड़ाई में हम एक्सपर्ट हैं भाई, इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप देख लें, कभी पाकिस्तान आए तो सही, मोदी साहब या उनके लोग आए, और मैं उनकी चाहूँगा कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, चाइना का बॉर्डर, वहाँ से स्टार्ट करें और कराची तक जाएं। वो देख के हैरान ही रह जाएंगे कि हर गली के अंदर कुसुनमुखी का या बॉक्सिंग का बाकायदा मुकाबला हो रहा है और सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हम देखें ना, क्रिकेट की प्रैक्टिस गलियों में करते हैं, हॉकी की प्रैक्टिस गलियों में करते हैं, लड़ाई जंग की प्रैक्टिस गलियों में करते हैं, घरों में करते हैं। तो ये कौम जो है ना लड़ने में बड़ी एक्सपर्ट है। हमारा इस मामले में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमने तो अमन की एक रात नहीं गुजारनी, सुकून की एक रात नहीं गुजारनी। और सोशल मीडिया में जो हमारे इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सपर्ट बना दिया, क्योंकि इनके साथ लड़ते 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 हमारे इदारे जो हैं इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि उन्होंने अब मोदी की और इंडियन गवर्नमेंट की मत मार के रख दी। आप देख लें, कुस्कने दिया हो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, हिलने दिया हो जिसको उर्दू में कहते हैं, उनको स्पेस दी हो थोड़ी सी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आप देख लें, इतनी ज़्यादा बम्बार्टमेंट इस साइड से इंफॉर्मेशन की हुई है कि अल्टीमेटली वो वहाँ पे यूट्यूब बंद करने पे मजबूर हो गए, इंस्टाग्राम बंद करने पे मजबूर हो गए, और साथ साथ जो हैं बाकी सारे व्हाट्सएप के ऊपर भी वो पाबंदियाँ लगाने पे मजबूर हो गए, और हर किस्म का रास्ता वो बंद कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का। लेकिन इसके बावजूद इंफॉर्मेशन हवा की शक्ल में निकल के वहाँ पहुँच जाती है, और जब पहुँचती है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है बेबस हो जाती है। तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है। और दूसरी कामयाबी ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने आंखें बंद करके बगैर देखे हुए पाकिस्तान के ऊपर जंग इम्पोज करने का फैसला किया या ऐलान किया, तो इस साइड से न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान तैयार हो गई और वो 24 घंटे के अंदर तैयार होकर बैठ गई, बल्कि पूरी कौम उठ के खड़ी हो गई। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी आओ तो सही ना जरा। तो ये यूनिटी देखें मुल्क की, तैयारी देखें मुल्क की। इंडिया के अंदर हरास था, वहां पे जो बिजनेसमैन थे वो भाग रहे थे वहां से, जो आम आदमी था वो खौफजदा था। लोगों ने मोर्चे खोदने शुरू कर दिए थे कि जंग होगी तो कहां छुपेंगे। लोगों ने बंकर्स के अंदर जाना शुरू कर दिया था। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने मोर्चा बनाना शुरू किया हो या जिसने ये सोचा हो कि पहाड़ के पीछे चले जाएंगे या गारों में चले जाएंगे, जो पाकिस्तान से निकलने का जिस आदमी ने कोशिश की हो। बल्कि बाहर से जो पाकिस्तानी थे वो भी आ गए पाकिस्तान में, उन्होंने भी जूते उठा दिया हाथ में कि कोई मसला नहीं, आओ तो सीधा रहा। और अफवाज पाकिस्तान की देखें तैयारी, 24 घंटे में उन्होंने ना मई का महीना देखा ना गर्मियां देखी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते और साथ ही उन्होंने तैयारी पकड़ के ना बैठ गए कि आओ जरा। तो ये कमाल है पाकिस्तान का। वैसे कब पाकिस्तान के जज्बे को मेरा ख्याल है सलाम करना चाहिए, और मोदी साहब को 2 काम करने चाहिए जो बड़े इंपॉर्टेंट है उनके लिए, मेरा मशवरा है। एक तो वो डिफेंस जो अपना है ना वो पाकिस्तान के हवाले कर दे। पाकिस्तान जो है ना इंडिया का ऐसा डिफेंस करेगा कि मोदी साहब याद करेंगे। देखें वो इतने पैसे लगा रहे हैं, $100 बिलियन के करीब तो वो पैसा लगा रहे हैं अपनी फौज पे। उनमें से $10 बिलियन दें हमें, $10 बिलियन अगर ये हमारी फौज के हवाले कर देना हर साल, तो हम इंडिया की हिफाजत भी करेंगे और पहलगाम के अंदर किसी को दहशतगर्दी भी नहीं करने देंगे। यहां से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के ड्रोन के जरिए
दहशतगर्दों को रोक लेंगे और दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लेंगे। तो आप सिर्फ $10 बिलियन पाकिस्तान को दे दिया करें। मोदी को मेरा मशवरा है, और ये मशवरा जो है ना, इसका बड़ा फायदा होगा इंडिया को। और दूसरा वो ये काम करें कि पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग करें, पाकिस्तान के साथ बिजनेस करें। और पाकिस्तान ज़ाहिर है बिजनेस में थोड़ा सा कमज़ोर है, हम तो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, अपने इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। तो अगर वो पाकिस्तान की इकॉनमी को अपने साथ डेवलप करे तो उसका इंडिया को भी बहुत फ़ायदा होगा, फिर इंडिया टेक ऑफ कर सकेगा, याद रखिएगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो वाहिद दुनिया की इस्लामी न्यूक्लियर पावर हो, वो और आपके हमसाये में हो, और आप उसको आंखें निकालने की कोशिश कर रहे हो या पंजाबी में खंगूरे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आराम से आपको टेक ऑफ करने दे। ऐसा मुमकिन नहीं है। हम वो पत्थर हैं, हम वो लोहे की सुलाख हैं जो आपकी कश्ती के अंदर है, और हम वो पत्थर हैं जो आपको तैरने नहीं देगा। और बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान के साथ समझौता करें, पाकिस्तान को दोस्त बनाएं और पाकिस्तान के साथ मिल के आगे बढ़ें। दुश्मनी में आप आगे नहीं जा सकेंगे किसी कीमत पे भी। ऐसा होगा कि एक बार आपकी इकॉनमी बहुत अच्छी चली जाएगी, $1000 बिलियन की आप एक्सपोर्ट्स कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसा वाकया होगा पहलगाम जैसा, और उसके बाद फिर आपकी इकॉनमी धड़ाम करके नीचे। तो बेहतर यह है कि पाकिस्तान के साथ मामलात को सेटल करें, और सेटल करने के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर सपोर्ट करें। और ये जो पानी बंद करने का सिलसिला शुरू किया, इसको बंद करें, क्योंकि पाकिस्तान अपना पानी बंद नहीं होने देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया। और कमाल पाकिस्तान का ये है कि जब ये फैसला कर ले तो ये थोड़े से पैसों के साथ भी एटम बम बना लेता है, ये एटमी ताकत बन जाता है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल बना लेता है बगैर पैसों के। आप इससे अंदाजा लगाएं। तो बेहतर यह है कि आप मामलात को सेटल करें पाकिस्तान के साथ साथ, और अपना डिफेंस हमारे हवाले कर दें। हम आपका डिफेंस भी कर लेंगे, बल्कि ना आपके मुल्क में दहशतगर्दी होने देंगे, ना आपके क्राइम होने देंगे, ना आपके बॉर्डर पे कोई गड़बड़ होने देंगे। तो पाकिस्तान जो है उसको ये काम दे, पाकिस्तान ये बड़ा अच्छा कर सकेगा। तो मेरा ये मशवरा था मोदी साहब के लिए। इसके साथ साथ एक डिबेट यहाँ पे चल रही है। इमरान रियाज साहब हमारे यूट्यूबर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, इस वक्त इंग्लैंड के अंदर हैं। मेरे दिल में बड़ा एहतराम है। और उनके साथ साथ नसीम सिद्दीकी साहब एक दूसरे जर्नलिस्ट हैं। तो ये ट्विटर के ऊपर एक दूसरे के साथ कुसुनमुखी हुए हैं। तो अब किसी जगह पे इमरान रियाज साहब ने ये कह दिया था कि जो राफेल त्यारा के बारे में कहा, या किसी और त्यारे के बारे में कहा जी, कि वो 22 मिनट में कुछ 36,000 किलोमीटर का फासला तय कर जाता है, और ये बहुत है, तेज़ है। और उसके ऊपर फिर वहाँ पे डिबेट शुरू हो गई कि जी इनको पता ही नहीं है कि 36,000 किलोमीटर कितने ज़्यादा होते हैं। 36,000 किलोमीटर, माज़ा चाहता हूँ, 36 किलोमीटर शायद मेरे मुंह से निकल गया। तो वो उन्होंने कहा जी इनको पता ही नहीं है कि 36,000 किलोमीटर होता क्या है, और 22 मिनट में आज तक इतना कुछ जहाज़ बना ही नहीं है, और ये फासला तय नहीं हो सकता। अब ये जो आर्गूमेंट है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। तो मैं चाहता हूं कि इस आर्गूमेंट के अंदर अपना भी कोई एक इनपुट रख दूं, या आउटपुट रख दूं, या अपना भी एक ओपिनियन रख दूं। देखिए, जो ज़मीन है ना, ज़मीन को नापने का तरीका एक ही है, वो साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक है। क्योंकि एक बार है जिसको मैग्नेटिक बार कहते हैं, वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के दरमियान है। आप अगर एक्सट्रीम नॉर्थ पोल से अगर आप साउथ पोल पे जाएं, एक्सट्रीम साउथ पोल पे, तो ये 20,000 किलोमीटर बनता है। बाज़ औक़ात 20,000 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है, लेकिन 21,000 किलोमीटर नहीं होता। 20,000 किलोमीटर से 21,000 किलोमीटर के दरमियान का फासला बनता है। लिहाजा जो दुनिया है उसका टोटल जो रकबा है वो 20,000 किलोमीटर है। यानी अगर आप एक साइड से नॉर्थ पोल से उड़ें और साउथ पोल के एंड तक पहुंच जाएं, तो आप 20,000 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। लिहाजा 22,000 किलोमीटर का फासला भी दुनिया के अंदर नहीं है, ये आप जहन में रखें। अब दूसरा जो पैमाना है वो ये है कि अगर आप राउंड लगाएं पूरी ज़मीन का, कि आप नॉर्थ पोल के एक्सट्रीम से चलें और आप घूम के जो ज़मीन गोल है उससे होते हुए अगर आप दोबारा वापस आएँ, तो ये 40,000 किलोमीटर का फासला बनेगा। तो टोटल फासला जो 40,000 किलोमीटर का है। और जो मुसाफिर त्यारे हैं वो वाकई ये बात दुरुस्त है कि वो इतना फासला इतने मिनटों में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको साउथ पोल से नॉर्थ पोल के एक्सट्रीम पे जाना हो तो 24 घंटे आपके लग जाएंगे, कम से कम 24 घंटे लगेंगे। और इतना कोई ऐसा जहाज़ नहीं है कि 24 घंटे मुसलसल सफ़र कर सके, कहीं ना कहीं उसको उतर के रीफ्यूलिंग करवानी पड़ेगी। तो अभी तक कोई ऐसा जहाज़ नहीं बना कि जो 24 घंटे फासला तय कर सके और एक ही रीफ्यूलिंग के अंदर या फ्यूलिंग के अंदर वो वहाँ पे पहुँच सके। उसे कहीं ना कहीं सांस लेने के लिए रुकना पड़ेगा, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब एक और इशू है, और वो इशू ये है कि जो जंगी त्यारे होते हैं उनकी स्पीड बहुत होती है।
वो सेकंड्स के अंदर जाते हैं, मिनटों में वो सफर तय करते हैं, ये जहन में रखें आप। और इनको अगर आप नॉर्थ पोल से स्टार्ट करके साउथ पोल पे भेजेंगे तो ये वाकई फासला जो है 22-25 मिनट के अंदर तय कर जाएंगे, क्योंकि एक तो हाइट के ऊपर उड़ते हैं, दूसरा वेट इनका कम होता है, तीसरा ये कि इनकी स्पीड बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं, ये है। लेकिन अभी तक कोई जंगी त्यारा जो है ना वो इसका मुजाहरा नहीं कर सका। उसकी वजह यह है कि जंगी त्यारे जो होते हैं वो सिर्फ मुल्क की हदूद के अंदर के लिए बने होते हैं। जो हमारे F-16 है ना वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सके हैं, और ना ही उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना है कभी, क्योंकि वो बने जंगों के लिए है और उन्होंने इंटरनली रहना होता है। तो आज तक कोई जंगी त्यारा जो है वो अपने मुल्क से बाहर नहीं निकल सका, अगर निकला है तो जंग की शक्ल में निकला है, और उसने भी उस मुल्क से आगे नहीं जा सका। तो ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ एक तरीका है कि जैसे F-16 पाकिस्तान ने खरीदे थे अमेरिका से, तो जब अमेरिका से यहाँ पे शिफ्ट किए गए थे तो उस वक्त सारा जो रूट था उसको बताया गया था कि ये जंगी त्यारे पाकिस्तान लेके जा रहा है, उस वजह से फिर अलाउ किया गया था, वरना कोई जंगी त्यारा जो है किसी मुल्क को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उसको शूट डाउन कर दिया जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो जंगी त्यारों की स्पीड देखी जाए तो स्पीड वाकई बहुत तेज होते हैं। यानी ये जो पाकिस्तान के अंदर बालाकोट का वाकया हुआ था 2.25 मिनट में हुआ था। यानी आए त्यारे, उन्होंने यहाँ पे बालाकोट में मिसाइल फेंके, 2 कवे मारे और उसके बाद 2.25 मिनटों में वापस भी चले गए थे। ये बात दुरुस्त है। तो अगर देखा जाए तो इमरान रियाज साहब की बात गलत नहीं है। 36,000 किलोमीटर सफर तय करना जंगी त्यारे के लिए नामुमकिन नहीं है, बड़ी स्पीड होती है। लेकिन ये 36,000 किलोमीटर का जो सफर है किसी जंगी त्यारे ने आज तक ये तय नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जा ही नहीं सकता, अपनी सरहद से बाहर ही निकल सकता। एक तो मुल्क खुद नहीं जाने देता, क्योंकि बड़ा कीमती त्यारा होता है जी, वो कैसे पायलट के साथ वो दूसरे मुल्क, और दूसरा ये दूसरा मुल्क भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप आ जाएं जी, हमारे ऊपर से गुजर जाएं और आप जंगी त्यारा हैं और मिसाइल आपके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये बात जो है ना, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैंने चाहा कि थोड़ी सी जो मेरा एक छोटा सा नॉलेज है ट्रैवल ज़्यादा करने की वजह से, वो भी आपके सामने रख दिया जाए। फिर एक और चीज़ जो आपके सामने मैं रखता जो वो ये है कि जो मिसाइल्स का हमारा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुकाबला 7 मिनट का, याद रखिएगा हमारा जो टाइम है सिर्फ 7 मिनट का है। अगर पाकिस्तान से एक मिसाइल चलाया जाता है और उसने इंडिया के अंदर गिरना है तो 7 मिनट में वो फासला तय कर लेगा, जबकि रशिया और अमेरिका के दरमियान 26 मिनट का फासला था। इसलिए अगर फ़र्ज़ करें कि रशिया से अगर मिस फायर हो जाता है, वैसे मिसाइल चल जाता है, तो अमेरिका के पास 26 मिनट हैं कि वो उसे रास्ते में रोक सकता है, उसको रास्ते में तबाह कर सकता है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस लिहाज से बड़े ख़तरनाक मुल्क हैं कि इनके दरमियान जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का है। तो ना इंडिया के पास इतना वक्त होगा कि वो उसको रोक सके, ना पाकिस्तान के पास इतना वक्त होगा कि उसको रोका जा सके। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जब इंडिया से कोई त्यारा मिसाइल चलेगा तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाए, और जब पाकिस्तान उसके जवाब में मिसाइल मारेगा या उससे पहले यहाँ से मिसाइल निकलेगा तो इंडिया को नुकसान हो जाएगा। लिहाजा ये जंग ना इंडिया को सूट करती है ना पाकिस्तान को सूट करती है। लिहाजा बेहतर यही है आज के वीलाग के आखिर में कि अगर अल्लाह ताला ने आपको हमसाया बना दिया है तो दोनों को अपनी हमसायगी का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल के चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे तो आप दोनों इसी तरह सफ़र करेंगे। इस पूरे खित्ते के अंदर इंतहा दर्जे की गुर्बत है, इस पूरे खित्ते के अंदर इंतहा दर्जे की जहालत है। इतनी जहालत है कि मज़हब की बुनियाद पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, ज़ुबान की बुनियाद पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, और इतने ज़्यादा क्राइम है दोनों इलाकों में कि अगर इनको जोड़ा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम इस इलाके के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे बीमारियां बेइंतहा हैं, यानी आप शुगर देख लें, डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा इस खित्ते के अंदर है। आप ब्लड प्रेशर देख लें, सबसे ज़्यादा इस खित्ते के अंदर है। आप हाइपेटाइटिस देख लें, सबसे ज़्यादा इस खित्ते के अंदर है। लिहाजा कोई भी बीमारी आप देख लें इंडिया और पाकिस्तान के अंदर है। तो इतनी ज़्यादा बीमारी, इतनी ज़्यादा जहालत, इतनी ज़्यादा गुर्बत, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी और इतनी ज़्यादा महंगाई मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और खित्ते में है। तो 5 बड़े मसले हैं। लिहाजा दोनों मुल्कों को ये चाहिए कि अगर जंग करनी है तो भाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ करो, जंग करनी है तो बीमारी के ख़िलाफ़ करो, जंग करनी है तो जहालत के खिलाफ करो, जंग करनी है तो ये जो यहाँ पे अफरा तफरी है उसके खिलाफ करो। तो ये जो 5 बड़े इश्यूज हैं उनके खिलाफ हमें जंग करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे का मुंह खोलते रहें या एक दूसरे का सर फाड़ते रहें या एक दूसरे के ऊपर एटम बम बरसाते रहें। ये कोई तरीकाकार ठीक नहीं है। अल्टीमेटली नुकसान दोनों को होगा, और ये नुकसान भी जहन में रखें कि ये जो एटमी जंग है ये बड़ी खतरनाक होती है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर फेंकेंगे बम तो उसका 50% इफेक्ट तो आप पे आएगा, और अगर हम फेंकते हैं तो हमारे ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि हम सरहद की दूसरी तरफ अमृतसर के अंदर बम फेंके और लाहौर महफूज रहे, या आप लाहौर के अंदर बम फेंकते हैं और उसके बाद फिर मशरकी पंजाब जो वो महफूज रहे, नहीं रह सकेगा। तो बेहतर ये है कि अच्छे हमसाए बने, ट्रेड स्टार्ट करें, मामलात को सेटल करने की कोशिश करें। अगर कोई कन्फ्लिक्ट है टेबल पे उसको हल करें, नहीं हल होता तो 20 साल का लाख लगा दें कि 20 साल के बाद जाके हम इस इश्यू को दोबारा खोलेंगे और फिर दोबारा फैसला करेंगे। और इसमें सबसे बेहतरीन मिसाल चाइना की है कि चाइना ने यह किया कि अपने सारे इश्यूज लॉक करके सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस पे तवज्जो दे, और उसका यह फ़ायदा है कि चाइना आज दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनता चला जा रहा है। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब 1949 में चाइना का 100 साल पूरे होंगे तो वो वर्ल्ड पावर होगी। और वो वर्ल्ड पावर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी है कि उसने जंग नहीं लड़ी, बल्कि जो हमारे एक प्रेसिडेंट होते थे अमेरिका के, बड़े मशहूर प्रेसिडेंट थे, जिमी कार्टर उनका नाम था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दौर में जिमी कार्टर से रब्ता करके कहा था कि क्या हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, तो जिमी कार्टर ने उनसे कहा था कि नहीं, हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो उसमें ट्रंप ने पूछा कि क्यों नहीं मुकाबला कर सकते। उसने कहा इसलिए कि पिछले तकरीबन 75 वर्षों में चाइना ने एक भी जंग नहीं लड़ी, जबकि हमने पिछले 75 वर्षों में दुनिया के हर खित्ते में जंग लड़ी। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि चाइना की तरह हम जंग को जीरो कर दें, तब हम चाइना का मुकाबला कर सकेंगे, और दूसरा ऑप्शन यह है कि हम चाइना को किसी जंग में घसीट लें ताकि वो भी हमारी तरह परेशान हो जाए, तो उसकी तरक्की रुक जाएगी। हमारे पास भी सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या हम एक दूसरे को मारते हैं या फिर हम जिंदा रहें। और अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर हमें एक दूसरे का एहसास करना पड़ेगा, इंडिया को पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, पाकिस्तान को इंडिया को तस्लीम करना पड़ेगा। और ये जो हर 2-4 साल के बाद हम एटम बम अपना धूप में रख के बैठ जाते हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। ये बंद होगा तो पूरा खित्ता आगे बढ़ेगा, और अगर हम ये नहीं करते तो ये यकीन कर लें कि ना इस खत्ते से गुर्बत ख़त्म हो सकेगी, ना इस खित्ते से जहालत ख़त्म हो सकेगी, ना इस खित्ते से बेरोज़गारी ख़त्म हो सकेगी, ना ही इस खित्ते से बीमारी ख़त्म हो सकेगी, और ना ही इस खित्ते से ये जो हमारे फसादात हैं वो ख़त्म हो सकें। फिर ये खित्ता जो है दुनिया का बदतरीन खित्ता बनेगा। तो अगर इसको अच्छा करना चाहते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान को इससे सबक सीखना पड़ेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।